ब्लॉसम लिविंग में आपका स्वागत है। आज हम हेमंत ऋतुचर्या के बारे में जानेंगे। हेमंत ऋतु यानी ठंडी का मौसम और ऋतुचर्या यानी ऋतु में हमारा खान पान व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, इसका नियमन, जिसके पालन से हम ऋतु में होने वाले बदलाव के अनुरूप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर ऋतु का आनंद ले सकते हैं, ऋतुजन्य व्याधियों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत थोड़ी सामान्य जानकारी से करते हैं, जो हमने वर्षा ऋतुचर्या के वीडियो में भी देखी थी, बस उसको ही रिवाइज करते हैं। एक साल में 2-2 महीने के अंतराल से 6 ऋतुएं आती है, जिनको आगे 3-3 ऋतुओं के 2 काल में विभाजन किया है। एक है आदान काल, दूसरा है विसर्ग काल। आदान काल में क्रमशः शिशिर, वसंत, ग्रीष्म ये ऋतुएं आती हैं, जिनका टाइम पीरियड रहता है मिड जनवरी से मिड जुलाई तक। और विसर्ग काल में क्रमशः वर्षा, शरद, हेमंत ये ऋतुएं आती हैं, जिनका टाइम पीरियड रहता है मिड जुलाई से मिड जनवरी तक। आदान काल में सूर्य का बल अधिक रहता है और विसर्ग काल में चंद्र का बल अधिक रहता है। आदान काल को उत्तरायण कहते हैं और विसर्ग काल को दक्षिणायन कहते हैं। याद रहे कि सृष्टि में जो बदलाव होते हैं वही बदलाव मानवीय शरीर में भी होते हैं, क्योंकि हमारा दोनों का आधारभूत सेम ही है। वात, पित्त, कफ ये त्रिदोष और आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंचमहाभूत। इसलिए सृष्टि में जो बदलाव होते हैं हमारे शरीर में भी होते हैं। जैसे आदान काल में सूर्य का बल अधिक रहता है, सूर्य की उष्णता, रुक्षता से हमारा शारीरिक बल भी कम रहता है, हमें तो कमजोरी, टायर्डनेस रहता है, बहुत स्वेदाधिक्य के कारण। हेमंत ऋतु विसर्ग काल का आखिरी ऋतु है। विसर्ग काल में उत्तरोत्तर चंद्र का बल बढ़ता है, तो हेमंत ऋतु में चंद्र का बल प्रवर मात्रा में रहता है। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष ये हिंदू मास में आते हैं, महीने में आते हैं, जिसका नेशनल कैलेंडर के प्रमाण से अवधि रहता है मिड नवंबर से मिड जनवरी तक। ये समय में बाहर की ठंडी के कारण हमारी शरीर की ऊर्जा बाहर नहीं जा सकती, इसलिए हमारा जठराग्नि भी बहुत प्रदीप्त रहता है, शारीरिक बल भी उत्तम रहता है और हमारा डाइजेस्टिव पावर यानी पाचकाग्नि या जठराग्नि भी अच्छी रहती है, उत्तम बल में रहती है। इसलिए ये सीज़न में हमें गुरु, स्निग्ध, ब्रूहणीय आहार लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का अच्छे से पोषण हो सके। तो आइए देखते हैं हमें क्या खाना चाहिए। शास्त्रानुसार हेमंत ऋतु में हमें नवान्न का सेवन करना चाहिए। नवान्न यानी नए चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकई, इनका हम सेवन ये सीज़न में कर सकते हैं। साथ में हम उड़द की दाल, चने की दाल, जो जनरली पचने में थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन ये सीज़न में इनका हम उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। जो चीज़ें पचने में कठिन रहती है उनको डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। इसलिए बाहर की ठंडी को हम अच्छे से संतुलित कर सके, इसलिए ये सीज़न में हमें ब्रूहणीय हेवी आहार लेना चाहिए। जैसे कि दिवाली जैसा त्यौहार है जो ये सीज़न में आता है, हेमंत ऋतु में आता है, तो उसमें हम जनरली मिष्टान्न और नमकीन चीज़ें खाते हैं। हम घी और तेल का प्रचुर मात्रा में यूज़ करते हैं। हम बेसन के लड्डू, उड़द के लड्डू, सूखे मेवे के लड्डू और चकली, चिवड़ा, ऐसे हर एक प्रदेश में अलग अलग मिष्टान्न बनते हैं, लेकिन वो जनरली घी और तेल और नमकीन और स्वीट रहते हैं। तो इनका हम अच्छे से प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर की जठराग्नि का हम अच्छे से उपयोग करके शरीर का पोषण कर सके और शारीरिक ऊर्जा को मेंटेन कर सके। जैसे दिवाली में हम बाहर दिए जलाते, तो दियों से हर जगह दिए जलने से बाहर की ठंडी हम बैलेंस करते दियों की उष्णता से, ऊर्जा से, और हम हमारे शरीर की अग्नि को प्रदीप्त रख के उस ऊर्जा को, बाहर की ठंडी को बैलेंस करते हैं। अभी और भी हम मिष्टान्न खा सकते हैं, जैसे बादाम का हलवा, सिंगाड़े का हलवा, गाजर का हलवा, ऐसी चीज़ें भी हम ये सीज़न में खा सकते हैं। इस सीज़न में और हम क्या खा सकते हैं, इक्षु के विकार खा सकते हैं। इक्षु यानी गन्ने से बने पदार्थ खा सकते हैं, गुड़ से बने हुए पदार्थ हम खा सकते हैं, गुड़ मिश्रित, जिससे वात का और कफ का दोनों का शमन हो सकता है। और हम क्या खा सकते हैं, दूध और दुग्धजन्य पदार्थ खाएंगे। उससे क्या होता है, अब हेमंत ऋतु में सूर्य का बल कम रहता है, तो ये सीज़न में हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हो, इसलिए हम दूध और दूध से बने हुए पदार्थ खा सकते हैं। खीर है, रबड़ी है, ऐसे ब्रूहणीय गुरु आहार का सेवन हम इस सीज़न में अच्छे से डाइजेस्ट भी कर सकते हैं।
इस सीज़न में हमें पथ्य में सब्जियां क्या खानी चाहिए, जैसे फ्लावर है, गोभी है यानी फूल गोभी, पत्ता गोभी है, गाजर है, सूरन है, पलांडू है, मटर है, शिमला मिर्च है, टमाटर हैं। ये सब्जियां हम खा सकते हैं। फ्रूट्स में, फलों में जो भी सीजनल अपने प्रदेश में जो अवेलेबल रहती है वो फ्रूट्स हम खा सकते हैं, जैसे कि सेब है, गुआवा, अमरूद हैं, संतरे ये सीज़न में बहुत अच्छे मिलते हैं, आंवला ये सीज़न में बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये सब फ्रूट्स और जो ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ते, अखरोट ऐसे हम खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। नॉनवेज खाने वाले इस ऋतु में मांस खा सकते हैं, औदुक मांस यानी एक्वेटिक एनिमल्स का मांस, जो ज़्यादा मेदस्वी या ज़्यादा चर्बी युक्त मांस, मीट सूप ले सकते हैं, फिश खा सकते हैं। ये सीज़न में शुष्क मांस नहीं खाना चाहिए। हमारे किचन में जो गरम मसाले अवेलेबल रहते हैं उनका सबका हम इस सीज़न में प्रचुर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, जैसे लवंग है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, काली मिर्च है। इन सब को हमें अच्छे से यूज़ करना है, जिससे हमारे शरीर की वार्मथ, एनर्जी और ऊर्जा हमें अच्छे से मिल सके। तो इस तरह से हमें इस ऋतु में मधुर, अम्ल, लवण यानी स्वीट, सौर और सॉल्टी फूड खाना चाहिए और अच्छे से प्रचुर मात्रा में हमें घी और तेल का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम रुक्षता से, शीत ठंडी के कारण आने वाली रुक्षता से बच सकते हैं और कफ और वात के प्रकोप से बच सकते हैं। इस ऋतु में हमें क्या अपथ्य है यानी क्या नहीं खाना चाहिए, तो अपथ्य में हमें लघु आहार नहीं लेना चाहिए। आहार जो पचने में हल्का हो, डाइजेस्ट करने में, जैसे मूंग है, मसूर है, यव है यानी बार्ली, इनका हमें इस सीज़न में कम से कम उपयोग करना चाहिए। और इस सीज़न में हमें उपवास नहीं करने चाहिए। उपवास यानी ज़्यादा टाइम फास्ट रखेंगे, स्टार्वेशन करेंगे तो वायु का प्रकोप हो सकता है, इसलिए इस सीज़न में उपवास करना नहीं चाहिए। इस ऋतु में हमें कटु, तिक्त कषाय यानी बिटर, पंजेंट और एस्ट्रिंजेंट रस युक्त आहार नहीं खाने चाहिए। जैसे सब्जियों में हमें इस सीज़न में बैंगन, मूली, करेला जैसी चीज़ों का सेवन, सरगवा यानी मोरिंगा, इनका सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि हमारी अग्नि पहले से प्रदीप्त रहती है। ये कटु, तिक्त कषाय रस से हमारे अग्नि और प्रदीप्त हो जाए तो हमें वात प्रकोप होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इन रसों का स्वाद हमें इस सीज़न में नहीं लेना चाहिए। अपथ्य में हमें ये सीज़न में ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें ठंडा पानी न पीने के लिए यूज़ करना है, न नहाने के लिए। हमें गर्म पानी ही पीना चाहिए। हमें इस सीज़न में कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स या आइसक्रीम वगैरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इमली, दही और अचार का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे कफ और वात अननेसेसरी प्रकोपित हों। अब बात करते हैं पथ्य विहार की। विहार यानी हमारा व्यायाम व्यवहार किस तरह से होना चाहिए। तो ये सीज़न में हमें सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए और आतप सेवन करना चाहिए। आतप सेवन यानी धूप में, सुबह जो धूप निकलती है उसमें हम बाहर जाके वॉक करना चाहिए, जिसके कारण हमें शरीर में थोड़ी ऊर्जा मिल सके, हमारा रक्त प्रवाह ठीक रहे। और व्यायाम सुबह उठ के अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये सीज़न में दिन छोटे रहते हैं और रातें लंबी रहती है, इसलिए न रात को जागरण करना चाहिए, रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए और दीवा स्वाप भी नहीं करना चाहिए, यानी दिन में भी नहीं सोना चाहिए। हमें सुबह नहाने से पहले अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग यानी पूरे शरीर को तेल की मालिश, जिसे हम स्नेहन कहते हैं। अभ्यंग से 2 फायदे हैं। अभ्यंग से हमारे विंटर के कारण जो शरीर में रुक्षता आती है, स्किन रूखी हो जाती है, उससे भी हम बच सकते हैं। और हमें स्तब्धता या बॉडी स्टिफनेस या जॉइंट स्टिफनेस जैसे प्रॉब्लम्स रहते हैं वायु के कारण, ठंडी के कारण, संधि शूल, संधि स्तब्धता, इनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए पूरे शरीर में अभ्यंग के साथ साथ शिरोअभ्यंग, हस्तपादाभ्यंग करना चाहिए। जिनको पूरे शरीर में अभ्यंग करना पॉसिबल नहीं है, वो ये सीजन में कम से कम हस्तपादाभ्यंग कर सकते हैं, यानी हाथ और पैर को तेल से मालिश करके उनकी ऊर्जा महसूस करना। स्काल्प यानी अपने शिरोभूमि पे भी ठंडी का असर होता है। सर की त्वचा सूखी हो जाती है, कभी कभी इसमें डैंड्रफ हो जाता है, स्किन डिसीजेस हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए अच्छे से तिल के तेल, सरसों के तेल से आप मालिश कर सकते हैं, या फिर जो भी मेडिकेटेड ऑयल्स का यूज कर सकते हैं।
तिल का तेल और सरसों का तेल ये सीजन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, जिसमें संधि शूल में, संधि स्तब्धता में भी फायदा होता है और शरीर की रुक्षता का नाश होता है। अभ्यंग ट्रीटमेंट को हम आजकल के ट्रीटमेंट में एंटी एजिंग कह सकते हैं। एंटी एजिंग, रिजुविनेटिंग, जैसे हमें रिंकल्स नहीं हो इसलिए हम अलग अलग क्रीम्स लगाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में दिनचर्या का अभ्यंग एक मुख्य भाग है, जिसमें हम अपनी त्वचा को हमेशा मॉइस्ट रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं, जो हमें एंटी एजिंग लुक देता है, हमारी त्वचा को तेजस्वी बनाता है। उसके बाद उद्वर्तन यानी उपटन लगाने के लिए भी संकेत हैं, जो ड्राई पाउडर जैसे सूखी पाउडर्स रहते हैं, चंदन मला, मंजिष्ठा, हरिद्रा, ज्येष्ठमध, छठी कपूर, इनके वर्ण द्रव्यों से हम शरीर को मसाज कर सकते हैं। उससे भी हमारे रक्त प्रवाह में फायदा होता है। जो त्वचा के ऊपर जो ड्राई स्किन, डेड स्किन जमी हुई रहती है, जो स्वेद नहीं आने के कारण नहीं निकल सकती, वो उद्वर्तन के कारण निकल सकती है। तो हमें उपटन भी हो सके तो लगाना चाहिए। उसके बाद हमें गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। गर्म पानी ही हमेशा हेमंत ऋतु में हमें नहाने के लिए यूज़ करना चाहिए। हमें ये सीज़न में पोशाक भी गुरु पहनना चाहिए, यानी ठंडी के सीज़न में हम जैसे स्वेटर, सॉक्स, टोपी पहनते हैं, वही पहन के हमें घर के बाहर निकलना चाहिए। कान ढके हुए होने चाहिए। ये सीज़न में हमें प्रवात यानी एसी में नहीं रहना चाहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो या फिर बहुत ज़्यादा धूम दिखाई दे रहा, धुंधला धुंधला वातावरण हुआ हो, ऐसी जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए, जिससे हम अपने आप का सर्दी खांसी से बचाव कर सके। अभी बात करते हैं इस सीज़न में होने वाली व्याधियों के बारे में। इस सीज़न में जनरली श्वास, कास, प्रतिश्याय, संधिशूल, संधि स्तब्धता, आमवात, संधिवात ऐसी व्याधियाँ होती है जो वायु और कफ के प्रकोप से होती है। तो इनसे बचने के लिए हमें उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। हम सुबह उठ के गर्म पानी पी सकते हैं, 1 चम्मच शहद खा के उसके ऊपर गर्म पानी पी सकते हैं। हम नींबू युक्त जल पी सकते हैं, नींबू निचोड़ के 1 गिलास पानी पी सकते हैं। हम हरिद्रा का उपयोग कर सकते हैं, शहद के साथ हल्दी और मध मिक्स करके हम पूरा दिन थोड़ा थोड़ा वो खा सकते हैं। जो लोग ग्रीन टी वगैरह पीते हैं वो ग्रीन टी ले सकते हैं। अभी जो हम कोरोना काल में तुलसी का, काली मिर्च का, गरम मसालों से युक्त काढ़ा जो बना के ले रहे हैं, उनका हम उपयोग कंटिन्यू कर सकते हैं। गोल्डन मिल्क जो भी ले रहे हैं, वो हल्दी वाला दूध हम रात को अवश्य ले सकते हैं। हल्दी डाल के गरम गरम दूध पीना चाहिए सीज़न में। इस सीज़न में कफ से बचने के लिए हम अदरक का रस पी सकते हैं। खांसी से बचने के लिए हम घर में शुंठी और गुड़ को मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर, जैसे 3 ग्राम शुंठी की पाउडर है तो उसमें 6 ग्राम गुड़ मिलाकर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप घी डाल के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना सकते हैं, जो हम दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। तो ये कर सकते हैं कि जिससे हमें सर्दी खांसी की तकलीफ नहीं हो। जो हम कुछ लोग आले पाक, अदरक वाला पाक बोलते हैं, तो वो बना के खा सकते हैं। इस सीज़न में खासकर मैं बताऊंगी कि इस सीज़न में हमें अलसी का उपयोग अच्छे से करना चाहिए। अलसी यानी फ्लेक्स सीड्स, जो हमको तो ये मालूम है कि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड उसमें अच्छे से रहते हैं, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लेकिन आयुर्वेद में अलसी का उपयोग मेध्य और बल्यगण में किया है। मेध्य यानी ब्रेन के लिए अच्छा और बल्य यानी शरीर में ताकत देने वाला, और उसका उपयोग श्वासकास है, यानी श्वासकास के रोगों में, न्यूमोनिया में उसका उपयोग करते हैं। आजकल अल्जाइमर की ट्रीटमेंट में, एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में भी उसका अच्छे से यूज हो रहा है। तो आप ये सीज़न में अलसी का अवश्य उपयोग करें। इस तरह से उष्ण द्रव्यों से हम अपने आप को श्वास का, सर्दी खांसी से बचाए रख सकते हैं। शुंठी सिद्ध जल पी सकते हैं संधिशूल और यानी जॉइंट पेन के लिए, और जो बॉडी में स्टिफनेस रहती है उसके लिए जो मैंने बताया उस तरह से हम अभ्यंग की ट्रीटमेंट करेंगे, स्नेहन और स्वेदन यानी स्टीम। तो उस ट्रीटमेंट से भी हमें इसमें फ़ायदा हो सकता है संधि युक्त व्याधियों में। ये सीज़न में आयुर्वेद में खासकर रसायन चिकित्सा का उपयोग बताया। रसायन यानी ये भी एंटी एजिंग है, इसमें शरीर को बल देने वाली और अपनी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाली ट्रीटमेंट है। ब्राह्म रसायन, च्यवनप्राश, अगस्त्य हरित के रसायन, ऐसी चीज़ें खाने से हम अपने आप को अधिक लंबे समय तक युवावस्था में रख सकते हैं। इनको हम सुबह सुबह इनका उपयोग करना चाहिए। जैसे अगर हम 2 चम्मच च्यवनप्राश और 1 बड़ा ग्लास दूध पी ले तो ये हमारा सुबह का एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो सकता है। तो युवाओं के पोषण और वृद्धि के लिए ये समय अच्छा है। हेल्दी चीज़ें ये समय में खा सकते हैं।
साथ में ही हेमंत ऋतु के बाद जो शिशिर ऋतु आता है उसमें भी ठंडी का ही मौसम है। यहाँ होने वाली ठंडी थोड़ी तीव्र रहती है, थोड़ी उष्ण रुक्ष रहती है। जैसे हेमंत ऋतु की ठंडी गुलाबी ठंडी कह सकते हैं और शिशिर ऋतु की थोड़ी तीखी। तो इसमें भी हेमंत ऋतुचर्या के पालन के साथ इसमें थोड़े उष्ण और स्निग्ध द्रव्यों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जैसे तिल वगैरह से बने चीज़ें हैं, ये ऋतु में शिशिर ऋतु में हम अच्छे से खा सकते हैं। तो शिशिर ऋतु का भी सेम ही हेमंत ऋतु जैसा आप ऋतुचर्या का पालन करके अपने आप को स्वस्थ रखें। थैंक यू वेरी मच।